नमस्ते। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे और उनके एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे। आप इस क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एक एक बिंदु को समझते हुए पढ़ेंगे, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। इससे पहले मैंने भाग 1 में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो बनाया था, जिसमें आदिकाल का नामकरण और उसकी सीमांकन और आदिकाल के बाद भक्ति काल का वर्गीकरण, भक्ति काल की विशेषता, राम भक्ति की विशेषता और रीतिकाल का वर्गीकरण, जो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। और रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल में मैंने भारतेंदु युग की विशेषता और द्विवेदी युग की विशेषता के द्विवेदी युग की विशेषता को लेकर प्रश्न का उत्तर मैंने पढ़ाते हुए समझाया था। उसी क्रम में आज अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। गुप्त जी के एक एक बिंदु को अपन समझते हुए पढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इन सभी बिंदु को, सायावाद का अर्थ और उनकी विशेषताओं को हम एक एक बिंदु पर समझते हुए पढ़ेंगे। फिर 13वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद को स्पष्ट करते हुए, प्रगतिवाद को स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता के मुख्य बिंदु को पढ़ते हुए समझेंगे। फिर 14वां प्रश्न है, हिंदी की नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 16वां प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में उपन्यास की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो गद्य विधाओं में हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, इनके एक एक बिंदु को समझते हुए पढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी का उद्भव कैसे हुआ, इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हुए पढ़ेंगे। तो कुल ये परीक्षा की दृष्टि से 17 प्रश्न है, जो आपके हिंदी के प्रथम सेमेस्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इन प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले एक बार इनके प्रत्येक बिंदु को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए पढ़कर जाना है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्र कवि है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है। गुप्त जी का जन्म, मैथिली शरण गुप्त का जन्म मैथिली शरण गुप्त का जन्म गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में झांसी के सीर गांव में हुआ था। झांसी के चीर गांव में गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ और गुप्त जी की मृत्यु
सन 1967 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी व महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त की प्रत्येक काव्यों में, प्रत्येक कृतियों में राष्ट्र काव्यधारा देखने को मिलती है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों में रंग में बंग सन 1909 ईस्वी में, रंग में बंग के पश्चात जयद्रथ वध के पश्चात भारत भारती सन 1912 ईस्वी में लिखी गई। भारत भारती राष्ट्र भावनाओं से भरी हुई होने की वजह से, राष्ट्र और देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत होने की वजह से इस भारत भारती कृति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और इसी भारत भारती के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। तो भारत भारती को जब्त कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा और इसी के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारत भारती के पश्चात द्वापर, पंचवटी के पश्चात साकेत महाकाव्य सन 1931 ईस्वी में लिखा गया और साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत महाकाव्य में कुल 12 स्वर्ग हैं। कुल कितने स्वर्ग है साकेत में? साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग है और इस साकेत काव्य की 8वें सर्ग में गुप्त जी ने केकेयी अनुताप का चित्रण और 9वें स्वर्ग में उर्मिला की वीर वेदना का चित्रण किया है। तो 8वें स्वर्ग में केकेयी अनुताप और 9वें स्वर्ग में उर्मिला वीर वेदना। साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या होता है। साकेत राम भक्ति काव्य धारा पर आधारित रामचरितमानस के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि है। द्विवेदी युग का नामकरण इस युग के प्रमुख जो व्यक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के आधार पर द्विवेदी युग नाम रखा गया और इसी द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। तो साकेत के पश्चात यशोधरा भी गुप्त जी की एक प्रमुख कृति है जिसमें भगवान बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, जब बुद्ध सिद्धि प्राप्ति के लिए अपने पत्नी को बिना बताए घर त्याग कर वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं, तो उसी का चित्रण इसमें किया गया है यशोधरा। और यशोधरा के पश्चात गुप्त जी की कृति है, यशोधरा के बाद में गुप्त की कृति है विष्णुप्रिया।
तो यशोधरा के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख जो कृति है वह है विष्णुप्रिया। गुप्त जी की प्रत्येक कृति में राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है और साकेत पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोष भी मिला। मैथिली शरण गुप्त के पश्चात राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्र काव्य धारा से जुड़ी हुई प्रमुख कृतियों में हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी प्रमुख इनकी कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के पश्चात राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों में भी राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। उनके द्वारा लिखी गई दो कृतियां सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां इस मुकुल कृति में उनकी प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी वह तो मर्दानी थी, जासी वाली रानी थी। इस कविता मुकुल से संकलित ये कविता है जो राष्ट्र भावनाओं से भरी हुई है। और मुकुल के पश्चात इनकी प्रसिद्ध कृति है त्रिधारा। मुकुल में सुभद्रा कुमारी की कृतियों में मुकुल और मुकुल के पश्चात त्रिधारा जो राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई कृतियां है। और दूसरा राष्ट्र काव्य धारा से संबंधित कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी गांधी जी के आह्वान पर ये देश के आंदोलन की लड़ाई में कूद पड़े। और बालकृष्ण शर्मा की काव्य संग्रह में कुमकुम कुवासी और उर्मिला। कुकुम कुवासी बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृतियों में कुकुम कुवासी व दूसरी कृति है उर्मिला। कुकुम कुवासी व उर्मिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे के पश्चात है सियाराम शरण गुप्त ये प्रमुख राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है जो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और राष्ट्र कवि उनको पहली बार गांधी ने कहा था और भारतीय कृति के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। फिर अपने देखा राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सियाराम शरण गुप्त हो गया। उसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न है सायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सायावादी शब्द का
सर्वप्रथम सायावादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। सायावादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। सायावादी युग की शुरुआत, ऐसे आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग की जो समय था सन 1857 से 1900 ईस्वी तक था। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 ईस्वी तक था। और द्विवेदी युग के पश्चात है सायावादी युग, और सायावादी युग का जो समय था वे सन 1920 से लगाकर 1936 ईस्वी तक था। सायावादी युग में सायावादी शब्द का प्रयोग सायावादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे करते हैं। सायावादी शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा सायावादी शब्द का प्रयोग किया गया। इनकी पहली सायावादी कविता, मुकुटधर पांडे की पहली सायावादी कविता कुररी के प्रति उनकी पहली सायावादी कविता है। कुररी के प्रति सायावादी शब्द का अर्थ, सायावादी शब्द का अर्थ रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सायावादी शब्द का अर्थ रहस्यवाद से जोड़ते हुए, रहस्यवाद बताते हुए एक विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी सायावाद का अर्थ रहस्यवाद से जोड़ा है। तो सायावादी अर्थ को स्पष्ट करते हुए उनके काव्य की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, जिसमें सायावाद का अर्थ। तो सबसे पहले हम सायावाद शब्द का अर्थ को देखेंगे। तो सायावाद का अर्थ सबसे पहले मैंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सायावाद का अर्थ रहस्यवाद बताते हुए एक विशेष काव्य से जोड़ा है। दूसरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायावाद का संबंध रहस्यवाद से जोड़ा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका सरस्वती पत्रिका में सन 1927 ईस्वी में उन्होंने सुकवि किंकर सदम के नाम से 1927 में सुकवि किंकर सदम के नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक एक लेख प्रकाशित किया। हिंदी कवि और कविता नामक लेख प्रकाशित किया, जिसमें सायावाद शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है कि कविता के भावों की छाया जब अन्यत्र जगह जाकर पड़ती है। उनका एक लेख था जो सुकवि की किंकर सदम के नाम से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, जो आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख था। उसमें बताया है कि सायावाद के भावों की जो छाया है कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है। सायावाद के भावों की छाया जब अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे सायावादी कविता कहते हैं। तो सायावाद के भावों की छाया, कविता के भावों की छाया, कविता के भावों की छाया अन्यत्र जगह जाकर पड़ती है तो उसे सायावादी कविता कहते हैं। सायावादी कविता के पश्चात सायावादी की परिभाषा देते हुए डॉक्टर
रामकुमार वर्मा ने कहा है कि सायावाद का शब्द रहस्यवाद से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है, जब परमात्मा की साया आत्मा पर जाकर पड़ती है और आत्मा की साया परमात्मा पर जाकर पड़ती है तो उसे सायावादी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि आत्मा की साया परमात्मा की साया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की साया जब परमात्मा में पड़ने लगती है तो सायावादी कहते हैं। वही सायावाद की दूसरी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने सायावाद की परिभाषा देते हुए कहा कि सायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने सायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सायावाद को स्थूल के प्रति डॉक्टर नगेंद्र ने सायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का है। वही नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक अपनी पुस्तक में नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक पुस्तक में उन्होंने सायावाद को आध्यात्मिक साया का बान कहा है। आध्यात्मिक साया का बान। नंद दुलारे वाजपेयी ने सायावाद को आध्यात्मिक साया का बान कहा है। वही हिंदी के सायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने सायावाद को एक चित्र भाषा पद्धति कहा है। तो पंत जी ने सायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। तो सायावाद का अर्थ, उसकी परिभाषा को देखा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिवाद की प्रधानता। सायावादी कविता में व्यक्तिवाद की प्रधानता प्रमुख रही है। व्यक्तिवादी प्रधानता में सायावादी कवियों ने किसी व्यक्ति का जो चित्रण महाजाति या महामानव के व्यक्ति के दुख सुख का चित्रण नहीं किया है। सायावादी कवियों ने एक निम्न जाति और निम्न व्यक्ति के सुख दुखों का चित्रण अपनी कविता में किया है। उन्होंने समाज के शोषक और शोषित वर्ग के प्रति भी कविता की है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है भिक्षुक, उसमें एक भिखारी की दीन दशा को बताया गया है कि वह आता पचाता करता हुआ 2 टुक कलेजी के लिए पेट और पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो यहाँ पे सामान्य व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरा है मानवतावाद। मानवतावाद सायावाद के अंतर्गत मानवतावाद सबसे एक उज्जवल पक्ष मानवतावाद है। सायावाद के अंतर्गत सबसे जो उज्जवल पक्ष है वह मानवतावाद है। सायावाद का उज्जवल पक्ष मानवतावाद है। मानवतावाद युक्त रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास कविता में मानवतावाद देखने को मिलती है। मानवतावाद के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकृति चित्रण। सायावाद के कवियों ने
प्रकृति चित्रण भी बड़े मार्मिक ढंग से किया है। यहाँ पे सायावादी कवियों ने प्रकृति जो चित्रण है आलंबन व उद्दीपन दोनों शैली में किया है। आलंबन व उद्दीपन दोनों शैली में सायावादी कवियों ने प्रकृति जो चित्रण है वह आलंबन व उद्दीपन दोनों शैली में किया है और उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। प्रकृति का मानवीकरण भी उन्होंने किया है। प्रकृति का मानवीकरण। फिर चौथा बिंदु रहस्यवाद। अब सायावाद का अर्थ भी रहस्यवाद बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायावाद का अर्थ रहस्यवाद से बताया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी सायावाद का अर्थ रहस्यवाद से बताया है। यहाँ पे जो रहस्यवाद भक्ति काल के कबीर और दादू में जो रहस्यवाद दिखाई देता है वह रहस्यवाद सायावाद के कवियों में नहीं है। जो कबीर के पदों में जो रहस्यवाद है वह सायावादी कवियों में रहस्यवाद ऐसा दिखाई नहीं देता। चौथा जो मुख्य बिंदु है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद में सायावादी कवियों ने अमवादी व व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छंदतावादी कविताएं की है, स्वच्छंदतावादी प्रकृति को अपनाया है और उन्होंने उसी समय किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं किया। स्वच्छंदतावादी बाद में किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं किया। शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं किया। फिर स्वच्छंदतावाद के पश्चात वेदना और निराशा। सायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र दिखाई देती है। वेदना और निराशा सायावादी काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है, सभी जगह दिखाई देती है। और कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि वह क्योंकि उस समय भारत एक अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन असफल हो रहे थे, तो उन्हें वेदना और निराशा से गुजरना पड़ता था। और दूसरे जो सायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से काव्य उपजता है, वेदना और निराशा से काव्य उपजता है। इसीलिए पंत जी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, मुख से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बड़ी होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, मुख से उपजा होगा गान और उमड़कर आंखों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। तो यहाँ पे जब वेदना और निराशा से कविता उपजती है। फिर नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। तो सायावादी युग में नारी का चित्रण भी देखने को मिलता है और नारी सौंदर्य का चित्रण कई कई तो एक देहिक भी बन गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल राम मृदुल अध खुला अंग। तो यहाँ पे सायावादी कवियों ने नारी की करुणा, दया और ममता का भी चित्रण किया है। तो यहाँ पे देह चित्रण व नारी के करुणा, नारी के करुणा, दया, ममता आदि का चित्रण भी किया है। करुणा, दया, ममता आदि का भी चित्रण किया है। फिर स्वतंत्रता प्रेम। सायावादी युग के कवियों में स्वतंत्रता देखने को मिलती है और अंतिम जो बिंदु है कला पक्ष, और कला पक्ष की दृष्टि से इस युग में
सायावादी काव्य उतना ही जो उत्कृष्ट हुआ जितना सायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। अब इसी सायावादी युग में जो खड़ी बोली हिंदी है वे अपने उत्कर्ष शिखर पर पहुंच चुकी थी। भाई खड़ी बोली का जो उद्भव है वह तो भारतेंदु युग में ही हो गया था। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन भारतेंदु युग में काव्य की भाषा खड़ी बोली नहीं थी, वह ब्रजी थी। फिर द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी क्या हो गई, खड़ी बोली हो गई। भाई भारतेंदु युग में काव्य की भाषा खड़ी बोली नहीं थी, ब्रज थी, लेकिन द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई और गद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई। इसीलिए सायावादी युग में जो काव्य की भाषा है वह एक उत्कर्ष शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह खड़ी बोली थी। और छंदों की दृष्टि से देखें तो एक सायावादी कवियों ने परंपराओं को तोड़ा है। यहाँ पे निराला ने काव्य में मुक्त छंद की नींव रखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य में मुक्तक छंद को अपनाया है। मुक्तक छंद की नींव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रखी है। हालांकि सायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और एक कवयित्री है महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को वर्मा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश और सुमित्रानंद पंत को विष्णु कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद को स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। अब प्रगतिवाद को की विशेषता और उसकी प्रमुख काव्य धारा। प्रगतिवाद की जो शुरुआत है सन 1936 ईस्वी से लगाकर 1942 ईस्वी तक रहा है प्रगतिवाद का समय। प्रगतिवाद सन 1936 से 1942 ईस्वी तक प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद के प्रमुख प्रवृत्तियों में शोषित और शोषक वर्ग की अवधारणा। अब यहाँ पे 2 वर्ग आते हैं। शोषित वर्ग जो समाज के जो दलित वर्ग है, जो किसान है, वह शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और शोषक वर्ग में पूंजीपति लोग, जो पूंजीपति वर्ग है वह शोषक वर्ग। तो ये शोषक वर्ग क्या करते थे, हमेशा इन शोषित वर्गों का क्या है, उनके साथ अत्याचार करते थे। तो प्रगतिवादी में 2 वर्ग देखने को मिलता है, एक है शोषित और दूसरा है शोषक वर्ग। इसमें शोषित वर्ग में कृषक मजदूर और दलित वर्ग आते हैं और शोषक में पूंजीपति वर्ग। इस वर्ग के प्रति पाठकों को करुणा दया के भाव का संचार करने के लिए कवि उनकी दीन दयनीय दशा का अंकन करते थे। अब शोषित वर्ग के कवि क्या करते थे, उन पाठक वर्ग है जो कवि इन शोषित वर्ग की दीन दशा का वर्णन करते थे। फिर निराला ने एक भिक्षुक कविता में एक भिखारी की दशा को बताया है, जो वो बड़ा ही एक यानी 2 टक्की भोजन के लिए वह उसकी दशा को बताया है। वह यहाँ पे कहा भी गया है कि वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता और पेट और पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया ठीक। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शोषित वर्ग की दयनीय दशा को भी बताया है। फिर है तीसरा बिंदु है दूसरा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। तो शोषित वर्ग के प्रति प्रगतिवादी कवियों ने अपनी सहानुभूति बताई है। वर्ग वैषम्य का अंकन। वर्ग वैषम्य का अंकन में
शोषित और शोषक वर्ग के बीच में जो एक गहरी खाई है, इनके बीच में शोषक और शोषित वर्ग के बीच में जो कर्षक वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है, इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई का अंतर है। फिर नेक्स्ट चौथा बिंदु है धर्म ईश्वर आदि का विरोध। यहां पे आप वर्ग वैषम्य का अंकन में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, स्वानों को मिलता दूध बात, स्वानों को मिलता दूध बात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। स्वानों को मिलता दूध बात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़ू की रात बिताते हैं। तो यहाँ पे दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति रखते हुए इन्होंने उनकी दशा का चित्रण किया है। फिर चौथा बिंदु धर्म ईश्वर आदि का विरोध। प्रकृतिवादी कवि ने धर्म और ईश्वर परलोक आदि में विश्वास नहीं रखते। प्रकृतिवादी कवि हैं वह धर्म व ईश्वर आदि में विश्वास नहीं रखते। तो प्रकृतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वे मानते कि शोषक वर्ग इन्हें धार्मिक छलावों में लेकर निरीह किसान मजदूरों का शोषण करते। तो वे मानते हैं कि जो शोषक वर्ग है इस धर्म की आड़ में शोषित वर्ग के साथ क्या करते हैं, वे अत्याचार करते हैं। फिर अंधविश्वास और रूढ़ियों का चित्रण भी प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। मार्क्स और रूस का स्तुति गान। अब यहाँ पे मार्क्स और रूस का स्तुति गान में इन कवियों ने मार्क्स और लेनिन की स्तुति के साथ साम्यवादी रूस की प्रशंसा में कविताएं लिखी है। तो साम्यवादी रूस की प्रशंसा में कविता लिखी है। साम्यवादी रूस की प्रशंसा में कविता। फिर धरती से जुड़ा प्रगतिवादी कवि, प्रगतिवादियों का संबंध धरती से जुड़े हुए कवि है। नारी का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी में नारी का यथार्थ चित्रण भी देखने को मिलता है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहा है, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो प्रगतिवादी कवियों में नारी का यथार्थ चित्रण और फिर आडंबरहीन कला का विधान भी प्रगतिवादी में देखने को मिलता है। आडंबरहीन में जीवन के कठोर संघर्ष की कविता नागार्जुन की एक कविता है कि पैदा हुआ था मैं दिनहीन अपठित, पैदा हुआ था मैं दिनहीन अपठित किसी कृषक वर्ग में। तो नागार्जुन की जो एक संघर्ष से जुड़ी हुई आडंबरहीन भाषा में उन्होंने एक अभिव्यक्ति की। इस प्रकार ये प्रगतिवादी के महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी की नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। अब हिंदी की जो नई कविता है, नई कविता की जो शुरुआत है वह सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में मानी जाती है। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता नामक पत्रिका, नई कविता नामक पत्रिका जो एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। तो जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका, अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जो प्रयाग से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी।
नई कविता के प्रमुख कवियों में लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्त, अज्ञे, ये नई कविता के प्रमुख कवियों के। अज्ञे के बाद धर्मवीर भारती भी नई कविता में है और कुंवर नारायण ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो नई कविता के प्रमुख जो कवि एक बार देखिए, जगदीश गुप्त मैंने बताया, रामस्वरूप चतुर्वेदी और कुंवर नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा और अज्ञे ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। फिर नई कविता की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण। तो नई कविता की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण में नए कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है और इस प्रकृति के चित्रण में प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन प्रमुख कवि हैं। और यह प्रकृति चित्रण के पश्चात अतिवादी दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि किसी पूर्ववर्ती कुछ वर्षों में हिंदी की कविता किसी न किसी रूप में अतिवादी से बुरी तरह से गुजरी है। यहाँ पे रहस्यवादी तथा व्यक्तिकता का अतिवादी रूप देखा गया। इसमें रहस्यवादी और व्यक्तिकता का रूप देखा गया। अतिवादी में रहस्यवादी व व्यक्तित्व का रूप देखा गया है। फिर अतिवादी दृष्टिकोण के पश्चात बौद्धिकता नई कविता के कवियों में एक वैचारिक तीव्रता के रूप में बौद्धिकता का दर्शन होता है। वैचारिक तीव्रता के रूप में नई कविता में बौद्धिकता के हमें दर्शन होते हैं। और बौद्धिकता में अब कुंवर नारायण के आदमी के वेश में जानवर नामक कविता का एक सुंदर उदाहरण भी है। कुंवर नारायण की बौद्धिकता के बारे में सुंदर कविता का चित्रण भी देखने को मिलता है। फिर आशा निराशा का मिश्रित रूप भी नई कविता में है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रस से विमुक्ता, लघु कविता शैली। अब इन्होंने नई कविता के कवियों ने लघु कविता भी की है। फिर लयहीन गद्यात्मकता इसमें देखने को मिलते हैं। नए नए बिंबों का विकास नए युग की कविता में हुआ है और नवीनता के प्रति आग्रह भी इस युग का महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी नाटक के विकास यात्रा पर एक निबंध लिखिए। अब हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ और हिंदी नाटक के विकास पर एक हमें विकास किस तरह से हुए उसको पढ़ेंगे। तो हिंदी नाटक का जो विकास है, गद्य में हिंदी नाटक के विकास का सूत्रपात है भारतेंदु से माना जाता है। तो हिंदी नाटक का विकास हिंदी नाटक का सूत्रपात हरिश्चंद्र भारतेंदु से माना जाता है। तो हिंदी नाटक का विकास हरिश्चंद्र भारतेंदु से माना जाता है। हालांकि हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु से पहले भी हो गया था। भक्ति काल में भी हिंदी नाटकों का विकास हो गया था। एक नाटक प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया था। प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया था रामायण नाटक। रामायण नाटक सन 1610 ईस्वी में प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया रामायण महानाटक। लेकिन इसको
इसमें नाटकीय तत्व नहीं थे। इस वजह से आधुनिक युग में हिंदी नाटक का जो सूत्रपात है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। प्राणचंद चौहान के पश्चात भारतेंदु जी के पिताजी ने भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल राय गिरधरदास ने नहुस नामक नाटक लिखा था। नहुस, जो भारतेंदु जी के पिताजी गिरधर राय ने नहुस नामक नाटक लिखा, लेकिन सही तौर पे नाटक का जो सूत्रपात हुआ है वह भारतेंदु से माना जाता है। यहाँ पे भारतेंदु को केंद्र बिंदु में रखकर नाटक विधा को अब 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है भारतेंदु युग के नाटक, दूसरा द्विवेदी युग के नाटक, 4 भागों में विभाजित किया है भारतेंदु को केंद्र बिंदु में रखकर। भारतेंदु युग के नाटक, द्विवेदी युग के नाटक, प्रसाद युग के नाटक और प्रसादोत्तर युग के नाटक। अब यहाँ पे मोटे तौर पे देखें तो अपन भारतेंदु युग के नाटक का जो सूत्रपात है, भारतेंदु युग के नाटक का सूत्रपात है, ये दोनों इसके अंतर्गत ही, द्विवेदी युग को भी भारतेंदु युग के अंतर्गत ही लेंगे। तो भारतेंदु युग के नाटक का सूत्रपात सन 1857 से लगाकर 1900 ईस्वी तक, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग के नाटक का सूत्रपात हुआ। और भारतेंदु युग के पश्चात प्रसाद युग के नाटक का जो सूत्रपात है सन 1900 से लगाकर सन 1900 से 1950 ईस्वी तक रहा है। और प्रसाद युग के पश्चात प्रसादोत्तर युग का समय सन 1950 से अब तक। तो नाटक को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग के नाटक, प्रसाद युग के नाटक और प्रसादोत्तर युग के नाटक। इस युग में जो प्रमुख जो व्यक्ति है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर प्रसाद युग में प्रमुख जो नाटककार है वह जयशंकर प्रसाद को बताया गया। प्रसाद युग का प्रमुख नाटककार, प्रसाद युग का प्रमुख जो नाटककार है वह है जयशंकर प्रसाद को बताया गया। फिर जयशंकर प्रसाद इस युग का प्रमुख नाटककार है। और प्रसाद युग के पश्चात तीसरा जो युग है वह है प्रसादोत्तर युग के नाटक। यानी जयशंकर प्रसाद के पश्चात तो प्रसादोत्तर युग के नाटक, भारतेंदु युग के नाटक में प्रमुख जो नाटककार था वह जयशंकर प्रसाद था। भारतेंदु युग में प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक व अनूदित दोनों नाटक लिखे। अनूदित नाटक किसको कहते हैं? अनूदित नाटक वह होते हैं जो किसी दूसरी भाषा में लिखे हुए हो और उसका अनुवाद अन्य भाषा में किया जाता है तो अनूदित नाटक कहलाता है। दूसरा जो नाटक है वह है मौलिक। तो भारतेंदु ने मौलिक व अनूदित दोनों नाटक लिखे। मौलिक नाटक वह जो स्वयं अपनी भाषा में नाटक लिखता है वह मौलिक नाटक होते हैं। तो भारतेंदु जी ने मौलिक और अनूदित दोनों नाटक लिखे थे। उन्होंने 18 वर्ष के उम्र में सन 1968 ईस्वी में 18 वर्ष की उम्र में सन 1968 ईस्वी में विद्यासुंदर नामक नाटक का अनुवाद किया था। तो इनके अनूदित नाटकों में, भारतेंदु के अनूदित नाटकों में दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी,
मुद्रा राक्षस पाखंड विडंबना, ये इनके प्रमुख अनुदित नाटक है। दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबना भारतेंदु जी के प्रमुख अनुदित नाटक है। और भारतेंदु के मौलिक नाटकों में श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, वैदिक हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा न भवति, सती प्रथा, अंधेर नगरी और प्रेम जोगिनी, ये इनके मूलतः मौलिक नाटक हैं। तो भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोदम, भारत दुर्दशा, इसमें तत्कालीन अंग्रेजों का चित्रण किया गया है। नील देवी में एक आदर्श नारी को प्रतिपादित किया गया है। वैदिक हिंसा न भवती में हिंसा न करने की बात कही गई है। सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी और विशस्य विस्मोदम में देसी राजाओं की स्थिति को बताया गया है। तो भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटक। फिर भारतेंदु के अलावा भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में राधाकृष्ण दास के पश्चात राधाचरण गोस्वामी के पश्चात बालकृष्ण भट्ट के पश्चात लाला श्री निवास दास इस युग के, भारतेंदु युग के ये प्रमुख नाटककार हैं। तो भारतेंदु के प्रमुख नाटककारों में लाला श्री निवास दास, राधाकृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गमरी, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। राधाकृष्ण दास के नाटकों में निस्साय हिंदू, लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, जो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार है। और भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार के पश्चात है प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद युगीन नाटक का जो समय है वह था सन 1900 से 1950 ईस्वी। प्रसाद युगीन नाटक में प्रमुख जो नाटककार था वह जयशंकर प्रसाद जी थे। जयशंकर प्रसाद के बारे में डॉक्टर गोपाल राय ने बताया कि प्रसाद जी हिंदी में जिस तरह से रंगमंच चाहते थे वैसा उन्हें रंगमंच नहीं मिला। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक नाटक लिखे। उनके नाटकों का विषय गुप्तवंश बोधवंश रहा है। तो प्रसाद जी के नाटकों में ध्रुव स्वामिनी सन 1931 ईस्वी में लिखा गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मे का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी,
चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त आदि इनके प्रमुख नाटक है। अजातशत्रु, विशाख भी इनके प्रमुख नाटक है। विशाख, अजातशत्रु आदि इनके प्रमुख नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटककारों में जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अन्य जो नाटककार हैं, प्रसाद युग के नाटककारों में प्रसाद के अलावा अन्य जो प्रमुख जो नाटककार है उसमें हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्रसाद के नाटककारों में प्रमुख जो नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचैन शर्मा इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। तो प्रसाद युग के प्रमुख नाटककारों में प्रसाद के अलावा हरिकृष्ण प्रेमी के पश्चात पांडे बेचैन शर्मा उग्र के पश्चात वृंदावन लाल वर्मा भी एक हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार, ऐतिहासिक उपन्यासकार तो है ही, उसके साथ साथ ये ऐतिहासिक नाटककार भी है। ऐतिहासिक नाटककार। तो प्रसाद युग के नाटकों में प्रसाद के अलावा ये प्रमुख नाटककार है। उसके पश्चात प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटक, और प्रसादोत्तर युग की जो समय है वह है सन 1950 के बाद का समय। 1950 के बाद का समय प्रसाद युग का समय है। इस युग में नाटक लिखने की जो विषय वस्तु है इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक घटना भी रही है। प्रसादोत्तर युग में नाटक लिखने का जो विषय है वह इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक घटना भी रही है। समसामयिक घटना यानी वर्तमान समस्या को लेकर भी इस प्रसादोत्तर युग के नाटककारों ने नाटक लिखे हैं। इस युग के प्रमुख नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, मनु भंडारी प्रमुख नाटककार हैं। तो प्रसादोत्तर युग नाटककारों में मोहन राकेश, विष्णु शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर और जगदीश चंद्र माथुर के पश्चात धर्मवीर भारती, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा प्रमुख नाटककार है प्रसादोत्तर युग के नाटककारों में। तो ये प्रमुख नाटककार हैं। इसमें विष्णु शर्मा के नाटक का जो विषय रहा है वह उनके नाटक, एक तो डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, और दूसरा जो उनका नाटक है टूटते परिवेश में वर्तमान में पारिवारिक विघटन को इन्होंने उकेरा है, जो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में विखंडन होते टूटते हुए पारिवारिक रिश्ते को इसमें बताया है। फिर जगदीश चंद्र माथुर के जो उपन्यास है वह ऐतिहासिक उपन्यास है। जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें कोणार्क उपन्यास उड़ीसा के भुवनेश्वर का कोणार्क का सूर्य मंदिर का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। और कोणार्क के पश्चात दूसरा जो उपन्यास है शारदिया, उपन्यास नहीं नाटक। तो कोणार्क नाटक के पश्चात
कोणार्क नाटक के पश्चात दूसरा जो नाटक है शारदिया, इस शारदिया नाटक में इन्होंने मराठों और निजामों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। फिर जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के पश्चात मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों में लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे उनके प्रमुख नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे प्रमुख नाटक है। फिर धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक है। तो इस प्रकार नाटक विधा को हिंदी के अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग का जो समय था सन 1857 से 1900, और भारतेंदु युग के पश्चात प्रसाद युग के नाटक, और प्रसाद युग के नाटक का जो समय था वे सन 1900 से लगाकर 1950 ईस्वी तक रहा है। और इसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार है। और प्रसाद के पश्चात प्रसादोत्तर युग के नाटककारों में जयशंकर प्रसाद तो प्रसाद युग का प्रमुख नाटककार था। प्रसादोत्तर युग नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा, विनोद रस्तोगी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती आदि इस युग के प्रमुख नाटककार है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में उपन्यास के विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो गद्य विधाओं में नाटक के बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वह उपन्यास की प्रमुख विशेषता और उसके विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो उपन्यास भी एक पाश्चात्य देशों की देन है। उपन्यास पाश्चात्य देशों की देन है। बालकृष्ण भट्ट शर्मा ने भी कहा है, जिस तरह से हम अपनी शिष्टाचार दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा की नकल करते हैं, ठीक उपन्यास भी एक ऐसी ही विधा है। जय बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास के बारे में कहा। हिंदी के जो पहले जो उपन्यास है वह एक सरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया, सरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती उपन्यास सन 1877 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा जो उपन्यास लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया, लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास सन 1882 ईस्वी में लिखा गया था। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में लिखा गया। लेकिन इन दोनों उपन्यास में से हिंदी का जो पहला उपन्यास है वह लाला श्री निवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु को बताया गया है। 1882 ईस्वी में लिखा गया, क्योंकि इसमें उपन्यास के वह सारे तत्व इस परीक्षा गुरु में देखने को मिलते हैं। उपन्यास के बारे में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में एक उपन्यास रस्य नामक निबंध उनका प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका। और इसी सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध उपन्यास रस्य, इस उपन्यास रस्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि उपन्यास के प्रचलन और विकास का श्रेय पश्चिमी देशों को जाता है। तो उपन्यास रस्य में भी उन्होंने बताया कि उपन्यास के विकास और प्रचलन का जो श्रेय वह पश्चिमी देश को दिया जाता है। तो उपन्यास का उद्भव पाश्चात्य देशों की देन है। लेकिन हिंदी का पहला जो मौलिक उपन्यास है वह लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी में लिखा गया था। अब हिंदी उपन्यास को भी
प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास विधा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो युग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा युग है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, और तीसरा जो युग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो यहाँ पे प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास विधा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो युग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का जो समय है सन 1882 से लगाकर 1918 ईस्वी तक माना गया है। तो प्रेमचंद पूर्व युग का जो समय 1882, परीक्षा गुरु आया था 1882 में, 1882 से लगाकर 1918 माना है। फिर प्रेमचंदोत्तर युग है, प्रेमचंद पूर्व युग के पश्चात प्रेमचंदोत्तर युग की जो समय सीमा है सन 1918 से लगाकर सन 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रेमचंदोत्तर युग है जो 1936 ईस्वी से लगाकर अब तक है, 1936 से अब तक। तो उपन्यास विधा को प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रेमचंद पूर्व युग की समय सीमा 1882 से लगाकर 1918, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में 1918 से लगाकर 1936, और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का समय 1936 से लगाकर अब तक। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में इस युग में ये उपन्यास लिखने का प्रारंभिक दौर था, इसीलिए आप इसको बाल्य अवस्था का युग भी कहा जाता है, बाल्य अवस्था का युग भी कह सकते हो। प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास लिखने का प्रारंभिक दौर था, इसीलिए इसे बाल्य अवस्था का युग भी कहा जाता है। और यह उपन्यास लिखने का मुख्य उद्देश्य, प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखने का मुख्य उद्देश्य था वह मनोरंजन रहा है। क्या रहा है? मनोरंजन। तो प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखने का जो मुख्य जो विषय है वह मनोरंजन रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग में प्रमुख उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो प्रेमचंद पूर्व युग में गोपाल राम गमरी, बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट के पश्चात ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। यहाँ पे देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी व एयारी उपन्यास लिखे। देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी व एयारी उपन्यास लिखे। तिलस्मी एयारी उपन्यास का मतलब होता है रहस्यमयी उपन्यास। तो इन्होंने तिलस्मी व एयारी उपन्यास लिखे और इस युग के देवकीनंदन खत्री जी प्रमुख उपन्यासकार हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी राज्य के लोगों ने हिंदी को सीखा। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी राज्य के लोगों ने हिंदी को सीखा। और देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यासों में चंद्रकांता संतति, और भूतनाथ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर प्रेमचंद पूर्वोत्तर युग में देवकीनंदन खत्री के पश्चात प्रमुख उपन्यासकार है गोपाल राम गमरी अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार। गोपाल राम गमरी अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सर
ऑर्थर कानन डायल। सर ऑर्थर कानन डायल सर ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार है ये, सर ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित है। गोपालराम गमरी भी एक प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार है और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास में खूनी कौन, खूनी कौन, सरकटी लाश, सरकटी लाश आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण युग है वे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद हिंदी युगीन उपन्यास का जो समय है सन 1918 से लगाकर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी तक। हालांकि प्रेमचंद का जन्म सन 1882 ईस्वी में, प्रेमचंद का जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक गांव में होता है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रमुख जो उपन्यासकार है वे प्रेमचंद है। प्रेमचंद प्रारंभ में उपन्यास उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनका पहला जो प्रारंभ में ये उर्दू में उपन्यास लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद जी के उपन्यासों में प्रेमचंद युग, प्रेमचंद इस युग के प्रमुख उपन्यासकार है। और प्रेमचंद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि प्रेमचंद पददलित, अपमानित, उपेक्षित, अपमानित, उपेक्षित व पददलित, पददलित। प्रेमचंद अपमानित, 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 उपेक्षित व पददलित। तो प्रेमचंद अपमानित, उपेक्षित, पददलित कृषक वर्ग की वह आवाज से अगर आप उत्तर भारत की समस्त रहन सहन, आचार विचार को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से दूसरा कोई परिचायक नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। तो इस युग के प्रमुख उपन्यासकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यासों में सेवा सदन, गबन, कायाकल्प और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों में सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प और मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है, मंगलसूत्र। तो ये इनके प्रमुख प्रेमचंद के उपन्यास है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये इनके समकालीन प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो इनके समकालीन प्रमुख उपन्यासकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र के पश्चात जयशंकर प्रसाद भी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा के पश्चात
विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक इस युग के प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकार है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावदी इनके प्रमुख उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावदी प्रमुख उपन्यास है और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों में भिखारिणी और मां इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की एक प्रमुख जो विशेषता है वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। तो प्रेमचंद के उपन्यास की जो प्रमुख विशेषता वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास लिखने का प्रमुख विषय आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। और प्रेमचंद युग के पश्चात तीसरा जो युग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का जो समय है वे सन 1936 के बाद का समय है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास को कई भागों में विभाजित किया गया है। इस युग में उपन्यास अनेक धाराओं में विभाजित हुआ। यानी इससे पहले जो उपन्यास है लिखने का, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखने का जो विषय था वह मनोरंजन रहा था, लेकिन प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में उपन्यास है वह एक ही दिशा की ओर अग्रसित नहीं होकर कई अलग दिशाओं में वह विभाजित हुआ। और इस युग के उपन्यासों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में पहला जो उपन्यास है वह मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे जाने लगे। तो प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे जाने लगे और दूसरे उपन्यास साम्यवादी उपन्यास इस युग में लिखे जाने लगे। तीसरे ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे जाने लगे। ऐतिहासिक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और चौथा उपन्यास का प्रकार है आंचलिक उपन्यास भी इस युग में लिखे जाने लगे। आंचलिक उपन्यास के पश्चात 5वां जो उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी और ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और सबसे अंतिम जो प्रकार है प्रकृतिवादी उपन्यास या प्रयोगवादी उपन्यास कह सकते हो। तो इस युग में प्रयोगवादी उपन्यास लिखे जाने लगे। तो प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास लिखने की कई दिशाएं हैं। वह एक दिशा की ओर अग्रसित न होकर अनेक दिशाओं की ओर अग्रसित हुआ, जिसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में अज्ञे के पश्चात ईलाचंद्र जोशी के बाद मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार। अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकार है। और इसमें जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में परक, सुनीता, कल्याणी आदि इनके प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। और अज्ञे के उपन्यासों में नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी आदि इसके प्रमुख उपन्यास है।
नदी के दीप शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों में सन्यासी, जिप्सी और आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेत और छाया, पर्दे की रानी। अज्ञे के उपन्यास नदी के दीप, शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, जिप्सी, जैनेन्द्र में परख, सुनीता, कल्याणी आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। साम्यवादी उपन्यासकारों में यशपाल प्रमुख उपन्यासकार है। यशपाल के उपन्यासों में फूलों का कुर्ता, चक्कर कलब आदि इनके प्रमुख। यशपाल जी के उपन्यासों में फूलों का कुर्ता और चक्कर कलब तो कहानी संग्रह है। तो साम्यवादी उपन्यासकारों में यशपाल जी प्रमुख है और उनका जो उपन्यास है एक है झूठा सच। झूठा सच के पश्चात दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। फिर ऐतिहासिक उपन्यासों में, ऐतिहासिक उपन्यासकारों में रांगे राघव, जिसमें मुर्दों का टीला जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है। फिर आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु प्रमुख उपन्यासकार हैं। और प्रयोगवादी उपन्यासकारों में सबसे अंतिम प्रकार है प्रयोगवादी उपन्यास। और प्रयोगवादी उपन्यासकारों के अंतर्गत मोहन राकिस, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और उषा प्रियवंदा प्रमुख प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। तो ये आपको तीनों जो बिंदु है प्रमुख, प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर 3 भागों में बांटे हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान ले तो उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। अब यहाँ पे कहानी विधा को भी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर कहानी विधा को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी एक ही विधा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया वैसे उपन्यास से उसका पार्थिक्य अलग झलकने लगा। हिंदी की अन्य विधाओं की तुलना में कहानी एक ऐसी सशक्त विधा है जो कहानी विधा के पात्र आपको सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। और प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर कहानी विधा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला जो युग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। अब हिंदी की पहली कौन सी कहानी है, इसमें भी मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी को पहली कहानी को अलग अलग बताया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय, इसको हिंदी की पहली कहानी बताते। वही बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली को भी हिंदी की पहली कहानी बताई जाती है। इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी भी हिंदी की पहली कहानी बताई जाती है। और शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई कहानी राजा भोज का सपना भी हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन इस सभी कहानियों में एक कहानी माधव राव सप्रे के द्वारा लिखी गई। माधव राव सप्रे के द्वारा लिखी गई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 ईस्वी में यह जो कहानी है छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ पत्रिका में पहली बार ये कहानी प्रकाशित हुई और यही कहानी
हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का जो समय है वह सन 1900 से लगाकर 1915 ईस्वी रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग कहानी का जो समय है सन 1900 से 1915 ईस्वी तक रहा है। कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना जाता है और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय 1900 से 1915 और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का जो समय है सन 1916 से लगाकर सन 1936 ईस्वी तक रहा है। सन 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, इसमें प्रेमचंद प्रमुख कहानीकार है। प्रेमचंद की पहली कहानी सन 1916 ईस्वी में आती है पंच परमेश्वर कहानी और 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का जो समय है सन 1936 से लगाकर सन 1950 ईस्वी तक और नई कहानी का जो समय है 1950 के बाद की जो कहानी है कि बाद की कहानी नई कहानी के अंतर्गत आती है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में जो इस युग की, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में इस युग की सबसे आदर्श कहानी है, सबसे आदर्श कहानी, प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे आदर्श कहानी है वह है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में लिखी गई और यह कहानी पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से प्रेमचंदोत्तर युग की सबसे एक आदर्श कहानी मानी जाती है। ये प्रथम विश्व युद्ध की भूमि पर आधारित लिखी गई एक अधूरे प्रेम और त्याग की कहानी है जो सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में सबसे इंदु पत्रिका जो सन 1909 में आती है, इंदु पत्रिका 1909 में और इंदु के पश्चात साया पत्रिका सन 1912 ईस्वी में। और इस युग की जो अधिकतर कहानियां हैं इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी और प्रेमचंद युग की सबसे आदर्श कहानी, प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे आदर्श कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई उसने कहा इस युग की सबसे आदर्श कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकारों में मैंने बताया शिव प्रसाद सितारे हिंद, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, ये प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में जो प्रमुख जो कहानीकार है वह प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की कहानी लिखने का जो पूर्वाध जो विषय था वह आदर्शवादी था और उत्तराध विषय है वह यथार्थवादी रहा है। प्रेमचंद की पहली कहानी सन 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर कहानी लिखी गई। 1916 में पंच परमेश्वर कहानी सन 1916 ईस्वी में लिखी गई। जो प्रेमचंद की कहानी लिखने का जो पूर्वाध विषय है वह एक आदर्शवादी रहा है, आदर्शवादी। और जो उत्तराध विषय प्रेमचंद की सबसे अंतिम कहानी कपन कहानी है जिसमें जीवन के यथार्थ का दर्शन होता है और अंतिम कहानी कपन कहानी सन 1900 कफन कहानी 1936 ईस्वी में लिखी गई जो यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद सबसे पहले कहानी अब उर्दू में लिखा करती थी नवाब राय के नाम से और उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावनाओं से वह भरा होने की वजह से। मुंशी दयानारायण निगम के कहने पर प्रेमचंद ने नवाब राय से नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से हिंदी में ये कहानी लिखने लगे और ये नाम हिंदी कथा साहित्य में अमर हो गया। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुल 300 कहानियां लिखी है। प्रेमचंद ने
अपने जीवन में कुल 300 कहानियां लिखी है और ये 300 कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियां लिखी और ये 300 कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित। प्रेमचंद जी की कहानियों में हर वर्ग के पात्र देखने को मिलते हैं। इन्होंने किसान समस्या, दलित समस्या और इनकी कहानियों में मुस्लिम वर्ग के पात्र भी देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों में प्रेमचंद के अलावा अन्य प्रमुख जो कहानीकार है उसमें जयशंकर प्रसाद भी प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानियों में आकाशदीप, इंद्रजाल, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि प्रमुख इनकी कहानियां हैं। तो जयशंकर प्रसाद के पश्चात प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों में चतुरसेन शास्त्री भी इस युग के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क भी प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार हैं। फिर प्रेमचंद युग के पश्चात प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का जो समय रहा है वह सन 1936 ईस्वी से लगाकर 1936 से 1950 ईस्वी तक रहा है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का समय। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में यहाँ पे इस युग के जो प्रमुख कहानीकार है वह यशपाल है। यशपाल ने समाज में सामाजिक यथार्थवाद को प्रस्तुत किया। पर्दा जैसी कहानी जो उन्होंने एक समाज के सामने यथार्थ नग्न तस्वीर रखने का कार्य यशपाल जी ने किया है। और यशपाल जी की प्रमुख कहानी संग्रह में वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, चक्कर क्लब आदि प्रमुख कहानियां हैं। यशपाल के पश्चात प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी कहानीकार भी आते हैं जिसमें अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र कुमार प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी के अंतर्गत नई कहानी का जो समय 1950 के बाद का समय है और यह कहानी लिखने का जो विषय है वह पुरानी कहानी से पूर्वाग्रह से हटकर उन्होंने समसामयिक घटनाओं पर कहानी लिखी है। नई कहानी में प्रमुख कहानीकारों में नई कहानी के प्रमुख कहानीकारों में उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानीकारों में उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, मोहन राकेश इस युग के नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी के बारे में कमलेश्वर ने कहा पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है वह है नई वैचारिक दृष्टि। तो नई कहानी के बारे में कमलेश्वर ने कहा है कि नई कहानी और पुरानी कहानी के बीच में नई कहानी व पुरानी कहानी के बीच में बदलाव बिंदु व वैचारिक दृष्टिकोण। तो प्रेमचंद हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में
विकास को प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर 4 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और अंत में है नई कहानी, जिसमें उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, मोहन राकेश आदि प्रमुख कहानीकार है, जिसमें कमलेश्वर ने कहा है कि नई कहानी और पुरानी कहानी के बीच में जो बदलाव बिंदु है वह है वैचारिक दृष्टिकोण। तो परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाए, इसके एक एक बिंदु को समझ कर पढ़ के जाए, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद मित्रों।